गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं भाई 11th क्लास की क्लास। देखो ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया वो इसलिए क्योंकि आज हमारी लाइव क्लास पॉसिबल नहीं थी। मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बता दिया था आप लोगों को। चैप्टर नंबर 4 हम लोग फिनिश कर चुके हैं, मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमने कर लिया था। अब चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर शुरू करते हैं, राइट। चलो भाई लिखना शुरू करो। आपको पता है कि फिजिकली जो मैटर होता है, मतलब आप जो मैटर होता है इसको वैसे तो हम नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। पर इसके अलावा बच्चा कहेगा एक और स्टेट होती है प्लाज्मा। बच्चा इसके अलावा एक और स्टेट बोलेगा बोस-आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर। खैर हमें इन दोनों से अभी कोई मतलब नहीं है। अभी किताबों में प्लाज्मा के बारे में और मैटर की जो 5वीं स्टेट है उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ते हैं। भाई ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट, हम 11th में लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे और गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए, सबसे पहली हेडिंग डालो चैप्टर में गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट की शुरुआत में हमें कुछ डेफिनेशन पढ़नी है। जैसे एक होता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो पहले शुरुआत में हमें 5-6 डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। चलिए, गैसियस स्टेट में सबसे पहली डेफिनेशन है बॉयल्स लॉ और इसकी डेफिनेशन लिखो। इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास of gas at constant temperature is inversely proportional to pressure of the gas। inversely proportional to pressure of the gas मतलब बॉयल्स लॉ ने हमें किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताया। यह कहता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एक बात जरूरी है कि हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें एक चीज आपकी कांस्टेंट होनी जरूरी है। बॉयल्स लॉ ने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। जिस रिएक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ऐसी रिएक्शन को हम नेचर में आइसोथर्मल रिएक्शन कहते हैं। आइसोथर्मल रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। अब जरा इसकी स्टोरी बताता हूं कि बॉयल्स लॉ का मतलब क्या है। बेटा मान लो कि ये आपके पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर हमारा चारों तरफ से अभी मतलब एक साइड से ओपन है, बाकी मतलब 3 साइड से एकदम रिजिड वॉल इसकी है। अब हमने इसके अंदर इस तरीके से एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया, यूरो पिस्टन। आप इसे अप एंड डाउन ऐसे मूव करवा सकते हैं और ये माना जा रहा है कि जब ये अप एंड डाउन मूव करेगा तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा और हम इसको मासलेस मान के चल रहे हैं। आपको बोला गया कि इस कंटेनर में हमारे पास कोई भी गैस है। अगर ये कंटेनर चारों तरफ से बंद है तो क्या इसमें से गैस बाहर निकल सकती है? क्या इसके अंदर गैस एंटर कर सकती है? नो, ना तो इसमें से गैस बाहर निकलेगी और ना ही गैस इसमें एंट्री करेगी। यानी गैस का जो मास है वो कांस्टेंट है। गैस का जो मास है वो कांस्टेंट है और हमने कुछ अरेंजमेंट ऐसा कर रखा है कि इस कंटेनर का टेम्परेचर ना बदले। यानी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और टेम्परेचर के साथ साथ मास भी हमारा कांस्टेंट है। जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम माना जाएगा। यह बात एक अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम माना जाता है। तो मैं कहूंगा कि इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? V1। यानी इस गैस का वॉल्यूम क्या है? V1। और इस गैस में जितना प्रेशर अभी अंदर से लग रहा है उतना ही प्रेशर बाहर से लग रहा है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा। अगर ये मूव कर रहा होता यानी दोनों साइड का प्रेशर अलग अलग होता। तो मान लेते हैं कि इस वक्त हमारे पास ये जो गैस है इस गैस का प्रेशर है P1, राइट। अब हमने क्या किया, हमने इसको कंप्रेस करना शुरू किया। जब आप इसके ऊपर बाहर से प्रेशर लगाना शुरू करते हो
तो कंप्रेस करने पर, प्रेशर लगाने पर आपका जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ जाएगा। और जब ये पिस्टन आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो अब इस कंटेनर का देखो जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। पहले ज्यादा वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम कम हो गया, तो मैंने इसका वॉल्यूम मान लिया V2। और मान लेते हैं कि अब इस गैस का जो प्रेशर है वो P2 हो गया, पर जितना टेम्परेचर इस केस में है उतना ही टेम्परेचर इस केस में है। बॉयल्स लॉ यही बात कहता है कि जब किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जब किसी गैस का मास कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर के इंक्रीज करने पर वॉल्यूम आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वॉल्यूम लगातार डिक्रीज होता चले जाएगा। और अगर हमने प्रेशर को हटाया तो प्रेशर के हटाते ही इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉयल्स लॉ की सिंपल सी डेफिनेशन थी प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पर इसमें दो चीजें कांस्टेंट रहे, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और मास कांस्टेंट रहे। शायद ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जब भी हम किसी चीज पे प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज करता है, और अगर प्रेशर को घटाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा। ऑलराइट, अब मान लो कि आपने यहां से प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाना है, तो प्रोपोर्शनिटी का साइन हटा के जब भी इक्वल टू का साइन लिखते हैं तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं। मतलब जब कभी भी ऐसे प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाया जाता है तो हमेशा के लिखते हैं। के का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी ऐसी कोई चीज जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू ना बदले। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। आप वॉल्यूम को यहां लाके मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे पीवी इक्वल टू के, एंड के का मतलब क्या है? के का मतलब है कांस्टेंट। तो ये बॉयल्स लॉ की दूसरी डेफिनेशन है। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब तक मास कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कितना है? P1 V1। और यहां पर प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कितना है? P2 V2। क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का मास सेम है, तो जो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट यहां पर होगा वही प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट यहां पर होगा, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, राइट। तो पेपर में अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय बॉयल्स लॉ, आप या तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट product of pressure and volume always remain constant for fixed mass of gas under isothermal condition, राइट। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक कि टेम्परेचर और मास कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ की आप ये डेफिनेशन भी लिख कर आ सकते हो, ये भी लिख कर आ सकते हो, या आप दोनों भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बच्चों बहुत आसान चैप्टर है, ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद में अभी आपको 2-3 डेफिनेशन और बताऊंगा, इसके ग्राफ भी बताऊंगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। राइट, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो वेल, बॉयल्स लॉ के ऊपर कुछ ना ग्राफ आपसे पूछ सकता है, पहले मैं आपको वो ग्राफ समझा दूं। बाई चांस किसी बच्चे को कोई बात क्लियर नहीं होती है तो आप लोग मुझे फोन करके पूछ सकते हैं क्लास और वीडियो को देखने के बाद, या फिर वीडियो को आप बार बार देखोगे आपको समझ में आ ही जाएगा यार। चलो सुनो बेटा, हम जो बॉयल्स लॉ के ऊपर ग्राफ बनाते हैं, बॉयल्स लॉ के ऊपर जितने भी ग्राफ बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है बॉयल्स आइसोथर्म। जो बॉयल्स लॉ पे ग्राफ बनाते हैं उन्हें हम बॉयल्स आइसोथर्म कहते हैं। पहले मैं आपको ग्राफ की थोड़ी सी जानकारी दे दूं। बेटा मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि अगर कहीं पे
y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, और आप अगर ग्राफ प्लॉट करती है y एक्सिस एंड x एक्सिस के बीच में, तो ग्राफ ना ऐसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी x एक्सिस की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो y एक्सिस की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। एंड अगर मान लो कि कहीं पर लिखा है y इज इक्वल टू mx, और हम y इज इक्वल टू mx के लिए ग्राफ प्लॉट करें, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, कोई भी मैथमेटिक्स में आपका फॉर्मूला अगर इसको फॉलो करता है और y और x के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करें, तो फिर ग्राफ आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, और ये जो एंगल होता है इस एंगल को कहते हैं थीटा, एंड ये जो m होता है इसे कहते हैं स्लोप, और स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर होता है। एंड लास्ट, अगर कहीं पर कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू mx को फॉलो करे, y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो करे, तो भाई इसके लिए दो तरीके से ग्राफ बनते हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, या तो ग्राफ ऐसे जाएगा या फिर ग्राफ ऐसे जाएगा। जिस पॉइंट से ग्राफ शुरू होता है उसे कहते हैं c, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है उसे c कहते हैं। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये जो m है ना, ये जो मैंने स्मॉल m लिखा है मतलब स्लोप, ये आपका नेगेटिव होगा। और ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। आप लोग ना पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है कि मुझे इसे मिटोना पड़ जाए, कोशिश करूंगा कि मिटोना ना पड़े समझाते वक्त, लेकिन फिर भी आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। जल्दी लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें m का मतलब है स्लोप, m को आप स्लोप कहते हैं, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है लास्ट वाले केस में, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और जहां से ग्राफ शुरू होता है उसको c कहा जाता है। थोड़ा सा हो सकता है कि मैंने ये ग्राफ जल्दी जल्दी बोल दी हो, क्योंकि हमें इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। यहां पे समझो, जब बॉयल्स ने एक तो कहा था कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, दूसरा उसने कहा था कि प्रेशर इज इक्वल टू के इंटू 1/v होता है, और तीसरा इसने कहा था कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये मैंने आपको बॉयल्स लॉ के 3 फार्मूले अभी बोले थे, है ना। अब भैया आपको पहला ग्राफ प्लॉट करना है y एक्सिस पे प्रेशर और x एक्सिस पर वॉल्यूम। अब सोचो जरा कि इनमें से कौन सा फार्मूला हम यूज करें, और उस फार्मूले को इनमें से किससे कंपेयर किया जाए। तो आप कहोगे कि ये जो पहला वाला फार्मूला है ना, आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। हमने y एक्सिस पर क्या ले रखा है, प्रेशर, और x एक्सिस पर क्या ले रखा है, वॉल्यूम। एंड प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। इस तरफ जाते हुए वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है तो प्रेशर आपका डिक्रीज होता जाएगा, यानी ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, लाइक दिस। अगर वॉल्यूम लगातार बढ़ता जाएगा तो प्रेशर आपका लगातार घटता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आ जाएगा। चलो दूसरा ग्राफ देखो। अब मान लो कि भैया मैं ग्राफ कहता हूं कि प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ बनाना है, प्रेशर और 1/v के बीच में। अब जरा सोचो कि प्रेशर और 1/v का रिलेशन यहां से आ सकता है। अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो लिखा है प्रेशर इज इक्वल टू के इंटू 1/v को मैं y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करूं, तो मैंने y एक्सिस पर क्या लिया है, प्रेशर, और x वाले पे क्या लिया है, 1/v, एंड ग्राफ का स्लोप कितना आ रहा है, k। तो भाई ये फार्मूला आपका y इज इक्वल टू mx से कंपेयर हो रहा है, और y इज इक्वल टू mx का ये ग्राफ बनता है, राइट। सबको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू के इंटू 1/v, मैंने इसको यूज किया, प्रेशर इज इक्वल टू के इंटू 1/v को y इज इक्वल टू mx से कंपेयर किया, y एक्सिस पर प्रेशर, x एक्सिस पर 1/v, और ग्राफ का स्लोप किसके बराबर है, k। तो ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो मैं तीसरा ग्राफ प्लॉट करता हूं y एक्सिस पे pv और x एक्सिस पर वॉल्यूम,
भाई इसका ग्राफ बता दो कैसे आएगा। आप लोग में से कोई भी बच्चा सोचे जा रहा, मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूं। सोचो कि y एक्सिस पे पीवी लिया गया है और x पे वॉल्यूम, तो ग्राफ कैसे बनेगा? थोड़ा सा सोचिए, बहुत आसान है। आपने इसमें थोड़ी सी फिजिक्स यूज करनी है या मैथमेटिक्स, जहां भी आपको ग्राफ के बारे में पढ़ाया गया हो वो आपने यूज करना है। सोचिए बच्चों, भाई इसका ग्राफ इनमें से कोई भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ध्यान से देखो, क्या पीवी की वैल्यू कभी चेंज होगी? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पीवी की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू बदलता जाऊं तो भी वाई एक्सिस की वैल्यू नहीं बदलेगी। वाई एक्सिस की वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। मान लो कि वाई एक्सिस की यहां पे कुछ वैल्यू है और अगर आप एक्स एक्सिस को बदलते जा रहे हैं तो वाई एक्सिस ना बदले, जो कांस्टेंट होती है उनके ग्राफ ऐसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन। अब इस ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू अगर चेंज हो भी रही है तो वाई एक्सिस की वैल्यू नहीं बदल रही है, वाई एक्सिस की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि वाई एक्सिस पर क्या लिया है? पीवी, और पीवी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैं अगर यहां एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम की जगह प्रेशर भी लेता तो भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, क्योंकि पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है, पीवी की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई बात आपको क्लियर नहीं होती है, आप लोग मुझे कॉल कर लेना, वीडियो देखने के बाद मैं समझा दूंगा। फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये अभी हमने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन थी बॉयल्स लॉ। एंड बॉयल्स लॉ के ऊपर जो ग्राफ बनते हैं वो ग्राफ मैंने आप लोगों को बता दिए। बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन हो गई, ग्राफ हो गई। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? वो पूछेगा कि बॉयल्स लॉ के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, तो 4 ऑप्शन दी होगी, ऐसे आ सकता है। या फिर आ सकता है कि डायरेक्ट की प्रेशर ऑफ 1/v के लिए ग्राफ बनाओ, कौन सा ग्राफ सही है, ऐसे भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। ओके, नेक्स्ट गैसियस स्टेट टॉपिक में अभी हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी बॉयल्स लॉ। मैं इनको भी मिटो नहीं रहा क्योंकि थोड़ी देर में अभी मुझे चार्ल्स लॉ कराना है और चार्ल्स लॉ में भी मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको एज इट इज रख रहा हूं, इसको मैं रब नहीं कर रहा। लिखिए अब जरा आप लोग नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो। अगली डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 2, चार्ल्स लॉ। भाई इसने कहा कि जब आप रिएक्शन करवाएं तो प्रेशर आपका कांस्टेंट रहे, और जिस रिएक्शन में प्रेशर कांस्टेंट होता है उन्हें आइसोबारिक कंडीशन कहते हैं। जिस रिएक्शन में प्रेशर कांस्टेंट होता है उसे कहते हैं आइसोबारिक रिएक्शन या आइसोबारिक कंडीशन। आइसोबारिक का मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट है। इसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ अ fixed mass of gas at constant temperature is directly proportional to absolute temperature, directly proportional to absolute temperature, या फिर आप सिंपल टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, मैंने गलती से टेम्परेचर लिखा था, कांस्टेंट प्रेशर। अब एक बात देखो, मास क्या है? फिक्स, और क्या फिक्स है? प्रेशर। मतलब मास नहीं बदलना चाहिए, प्रेशर नहीं बदलना चाहिए। तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप लोगों में से कोई भी बच्चा सोच सकता है कि जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो भैया गर्म करने पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं, गर्म करने पर मॉलिक्यूल दूर जाना शुरू कर देते हैं। और अगर हम किसी चीज को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आना शुरू कर देते हैं। ठंडा करने पर मॉलिक्यूल पास पास आते हैं और गर्म करने पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं। यानी जब आप किसी गैस को गर्म करो, किसी भी गैस को गर्म करो तो गर्म करने पर मॉलिक्यूल दूर जाएंगे और दूर जाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा।
और अगर हम किसी भी गैस को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर मॉलिक्यूल पास पास आना शुरू करेंगे और पास आने से वॉल्यूम लगातार घटता चले जाएगा। तो चार्ल्स लॉ की सिंपल सी बात थी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पर इसमें दो बातें कांस्टेंट रहे, एक तो प्रेशर कांस्टेंट रहे और मास कांस्टेंट रहे। भाई मास तो तभी कांस्टेंट रह सकता है जब कंटेनर चारों तरफ से बंद हो, सील पैक कंटेनर होना चाहिए, और कुछ ऐसा इंतजाम करके रखना कि उसका प्रेशर ना बदले। अगर प्रेशर नहीं बदलता और मास नहीं बदलता तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, के। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाए तो हमेशा के लिखते हैं। अच्छा, ये टेम्परेचर ना केल्विन स्केल में होना चाहिए, इसलिए मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा है। अगर आपका टीचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं लिखवाता, वो सिर्फ टेम्परेचर वर्ड लिखवा रहे हैं, देन ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। अगर मैं इस टी को अपॉन में लेके जाऊं तो v अपॉन टी इज इक्वल टू के बन जाएगा, और k का मतलब क्या है, k का मतलब है कांस्टेंट। यानी चार्ल्स लॉ कहता है कि किसी भी गैस की वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो हमेशा फिक्स रहेगी। किसी भी गैस की वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो हमेशा फिक्स रहेगी जब तक कि प्रेशर और मास कांस्टेंट है। तो आप यहां से ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि इनिशियल वैल्यू ऑफ V1 अपॉन T1 एंड फाइनल वैल्यू ऑफ V2 अपॉन T2, ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, क्योंकि V बाई टी की जो वैल्यू है, V अपॉन टी की जो रेशो है, वो रेशो कभी बदलेगी नहीं, वो फिक्स है। तो जो इनिशियल रेशो है वही आपकी फाइनल रेशो है। तो आप इसको भी तो डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। आप इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, इट स्टेट्स दैट फॉर फिक्स्ड mass of gas at constant pressure, ratio of volume and temperature always remain constant। ठीक है, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी जब तक कि प्रेशर कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट हो और मास कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, राइट। तो आप इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आपको इसके ग्राफ बताता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात और बताऊंगा, जल्दी से कॉपी करो इससे पहले आप लोग। बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, मतलब, और अगर नोट नहीं भी किया होगा तो वीडियो स्टॉप करके दोबारा से देख लो यार, रिकॉर्डिंग है, देख लोगे आप दोबारा। सुनो भाई, अब मैं आपको चार्ल्स लॉ के ऊपर ग्राफ बता रहा हूं, और चार्ल्स लॉ के जो ग्राफ होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। अच्छा, ग्राफ नहीं यार, ग्राफ से पहले एक डेफिनेशन और बतानी पड़ेगी। चार्ल्स लॉ के ना एक कंसेप्ट और बताना पड़ेगा आप लोगों को, अच्छे से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्या कहा चार्ल्स लॉ ने? इसने कहा कि भैया वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर क्या कांस्टेंट होना चाहिए? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और मास कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने पर वॉल्यूम लगातार बढ़ता चले जाएगा गैस का, और टेम्परेचर अगर आप घटाते हैं तो वॉल्यूम लगातार कम होता जाएगा। एक बात सोचो यार, आप लगातार टेम्परेचर डाउन करते जा रहे हैं और गैस का वॉल्यूम भी लगातार कम होता जा रहा है, राइट। शुरुआत में वॉल्यूम 1 लीटर था, 1 लीटर से 0.9 लीटर, 0.8 लीटर, 0.7 लीटर, 0.5 लीटर, ऐसे कम होता जा रहा है।
कभी ना कभी कोई ऐसा टेम्परेचर तो आएगा जब गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, क्योंकि आप अगर टेम्परेचर कम करते जाते हो तो वॉल्यूम लगातार कम होता जाता है। यानी कभी ना कभी कोई ऐसा टेम्परेचर आ जाना चाहिए जहां पे गैस का वॉल्यूम आपका जीरो के बराबर हो जाए। अब गैस का वॉल्यूम जीरो, वो कौन सा टेम्परेचर हो सकता है? दुनिया में -273 डिग्री सेल्सियस को मिनिमम टेम्परेचर माना जाता है, और ये जो दुनिया का मिनिमम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो के बराबर माना जाता है। मैंने कहा माना जाता है। सुनो, आपने पढ़ा होगा कि डिग्री सेल्सियस में जब 273 ऐड करते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। पूरी दुनिया में लोवेस्ट टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस है। वैसे इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है -273.1 डिग्री होती है, लेकिन इसको 0.15 को हटा के 0.273 लिखा जाता है। 0.273 में अगर मैं 273 ऐड करूं तो ये कितना बन जाएगा? 0 केल्विन। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। आपसे वो पेपर में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप 0 केल्विन भी कहते हैं। सुनो, 400 ने क्या कहा? मान लेते हैं कि किसी गैस का हमारे पास वॉल्यूम है V0, और ये जो वॉल्यूम है हमने ये वॉल्यूम माना एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम V0 के बराबर है। अब अगर हम इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते हैं, अगर हम इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते हैं, ओनली 1 डिग्री से, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री, मतलब 0 डिग्री की जगह आपने 1 डिग्री कर दिया, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज बाय V0 अपॉन 273 टाइम्स, मतलब उसका जितना वॉल्यूम था उसमें इतना और प्लस कर देना। हाँ जी बच्चों, थोड़ी एक कॉल आ गई थी, उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, दोबारा सुनिए जरा। मैंने कहा कि अगर हमारा वॉल्यूम V0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज कर दूं, तो 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इतने टाइम्स इतना उसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब अगर उसका वॉल्यूम शुरुआत में था V0, तो अब कितना हो जाएगा? V0 प्लस दिस, V0 प्लस दिस। लेकिन भाई अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें, अगर हम इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से डिक्रीज करें, तो वॉल्यूम इतने टाइम यूनिट से कम हो जाएगा। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर से इतना चेंज होता है, तो 2 डिग्री से कितना चेंज होगा? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 डिग्री से टेम्परेचर बदला, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 डिग्री से टेम्परेचर बदला, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लो कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं बाय T डिग्री। अगर टेम्परेचर को बाय T डिग्री से इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा V0 अपॉन 273 मल्टीप्लाई बाय T। अच्छा, यहां अगर डिक्रीज होता टेम्परेचर, तो यहां भी डिक्रीज आ जाएगा। टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑलराइट, अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया मुझे ये बताओ, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम मतलब VT, टेम्परेचर T पर कितना होगा? तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम प्लस माइनस, मैं प्लस माइनस क्यों कर रहा हूं? टेम्परेचर इंक्रीज तो प्लस, और टेम्परेचर डिक्रीज तो माइनस। फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस माइनस चेंज ऑफ वॉल्यूम
और वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है V नॉट अपॉन टी डिवाइडेड बाई 273। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसका आप लिख सकते हो VT इज इक्वल टू V नॉट प्लस माइनस, सॉरी इसमें से V नॉट कॉमन ले लो, तो V नॉट कॉमन लेने के बाद 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 273 मल्टीप्लाई बाय V नॉट। तो भैया चार्ल्स लॉ का ये भी फार्मूला होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर आप ये भी लिख के आ सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा 1 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा कि यार ये कहां से आया, बेटा ये बात एक्सपेरिमेंट करके पता चली है, इसका कोई थ्योरेटिकल लॉजिक नहीं है, बाय एक्सपेरिमेंट है। वैसे थ्योरेटिकली भी प्रूफ है, मतलब इस फार्मूले से प्रूफ कर सकते हैं, बट ये बात आपको लर्न करनी पड़ेगी कि 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम इतने यूनिट से बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चार्ल्स लॉ में आगे बढ़ने से पहले मैं जरा इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। अब चार्ल्स लॉ के ग्राफ करा दूं, इसका एक क्वेश्चन भी करवाना है, तो लिखो चार्ल्स लॉ के ग्राफ लो, ग्राफ फॉर द चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ के जो ग्राफ होते हैं उन्हें चार्ल्स आइसोबार कहा जाता है। चार्ल्स आइसोबार मतलब चार्ल्स लॉ के लिए हम जो ग्राफ बनाते हैं, सुनिए, आपने सबसे पहला ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आपने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब छोटा टी और कैपिटल टी दोनों ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये भी है, टेम्परेचर ये भी है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है बेटा, इसके अंदर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर है, और ये जो कैपिटल टी मैंने लिखा है इसके अंदर टेम्परेचर हमारा केल्विन स्केल के अंदर है, बस ये फर्क होता है। क्या किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 होता है? नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 नहीं होता, लेकिन 0 केल्विन पे 0 होता है। दुनिया का जो लोवेस्ट टेम्परेचर है वहां पे गैस का वॉल्यूम 0 के बराबर होगा। तो 0 केल्विन पे गैस का वॉल्यूम 0 होगा, मतलब जब टेम्परेचर केल्विन में है तो ग्राफ यहां से शुरू होगा 0 से। लेकिन क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 होता है? नहीं, 0 डिग्री पे भी गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। भाई 0 डिग्री पे तो आइस बनती है, 0 डिग्री पे अगर आपके पास एक कमरे में हवा है तो ये थोड़ी ना कि कमरे की सारी हवा खत्म होकर उसका वॉल्यूम भी फिनिश हो जाएगा। तो 0 डिग्री पे गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, और वो जो वॉल्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं? वी नॉट। अभी पढ़ाया था ना, 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम वी नॉट लिया जाता है। गैस का वॉल्यूम -273 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन पे 0 के बराबर होगा। अब चलो इसका ग्राफ आएगा कैसे? वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चार्ल्स लॉ ने कहा था वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका भी ग्राफ ऐसे जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पर इसमें और इसमें फर्क क्या है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो वॉल्यूम भी 0 है, लेकिन जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वॉल्यूम 0 नहीं है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो टेम्परेचर आपका नेगेटिव में भी तो होता है, टेम्परेचर नेगेटिव में भी होता है, पर इसके अंदर टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं होता केल्विन में। यहां पे टेम्परेचर कितना है आपका? 0 डिग्री, इसके पीछे -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री, ऐसे करते करते जब इस ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, अगर इस ग्राफ को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वो पॉइंट -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। यानी अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो ग्राफ 0 से शुरू होगा। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। तीसरा और आखिरी ग्राफ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम V/T और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएं
तो भैया चार्ल्स लॉ ने कहा था कि v बाई टी हमेशा फिक्स रहता है, v बाई टी की वैल्यू तो बदलती नहीं है। v बाई टी हमारा कौन है, वाई एक्सिस, v बाई टी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वाई एक्सिस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर वॉल्यूम लगातार बढ़ता भी चले जाए तो भी v बाई टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए ग्राफ ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। वाई एक्सिस आपका फिक्स है, एक्स एक्सिस बदलता जा रहा है। फटाफट ग्राफ बनाइए चार्ल्स लॉ के ऊपर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चार्ल्स लॉ पे ग्राफ एक क्वेश्चन करा दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वरना फिर वो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। इट्स अ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये माइक की वायर थोड़ी परेशान कर रही है यार। क्वेश्चन लिखिए, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मेरे को क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, सबसे नीचे की साइड बैक एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर या तो 22 होना चाहिए, 21, 22, 23, इनमें से कोई एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ, प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ दैट minimum temperature is minus 273 degrees Celsius. Prove on the basis of Charles law that the minimum temperature is minus 273 degrees Celsius. सुनो बेटा, prove on the basis of Charles law that minimum temperature is minus 273 degrees Celsius. भाई चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, Vt इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस माइनस टी डिवाइडेड बाई 273। आपको कहना है कि ये प्रूफ करो कि दुनिया का लोवेस्ट टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री होता है। जो भी दुनिया का लोवेस्ट टेम्परेचर होगा उस पर गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 0। आप लिखोगे एट द लोवेस्ट टेम्परेचर, एट द लोवेस्ट टेम्परेचर, वो लोवेस्ट टेम्परेचर मैंने T मान लिया। एट द लोवेस्ट टेम्परेचर गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 होगा। जो भी दुनिया का लोवेस्ट टेम्परेचर है उस पर गैस का वॉल्यूम 0 के बराबर होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर को कम करते जाती है तो वॉल्यूम लगातार कम होता चले जाता है, और दुनिया के लोवेस्ट टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। चलो जी, जो भी टेम्परेचर लोवेस्ट है जो कि हमें फाइंड करना है उस पर गैस का वॉल्यूम 0 होगा। अब मैं अगर यहां पे पुट करूं 0 इक्वल टू V नॉट इंटू 1 एंड प्लस T अपॉन 273, लोवेस्ट टेम्परेचर पे फाइंड आपका गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 है। V नॉट वॉल्यूम कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम होता है आपका। अच्छा, यहां मैंने प्लस माइनस लिखा था लेकिन यहां पे मैंने माइनस नहीं लिखा। माइनस का मतलब है टेम्परेचर को डिक्रीज करो तो माइनस का साइन आएगा, और टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो प्लस का साइन आएगा। अगर मैं यहां पे माइनस का साइन लिखूं तो इसका मतलब है कि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। अब क्या टेम्परेचर लोवेस्ट से भी डिक्रीज हो सकता है, लोवेस्ट से तो ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकता ना। यहां पे प्लस का साइन इसलिए आएगा कि अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर हमारा लोवेस्ट है। अब टेम्परेचर को सिर्फ इंक्रीज किया जा सकता है, इसलिए यहां पर हमने प्लस का साइन लिखा है। बात समझ में आ रही है? यहां पे मैंने प्लस माइनस लिखा था, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। माइनस का साइन तब आता है जब टेम्परेचर डिक्रीज हो, और प्लस का साइन तब आता है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो। अगर हम लोवेस्ट टेम्परेचर पर आ गए तो लोवेस्ट टेम्परेचर को अब और फर्दर डिक्रीज तो कर नहीं सकते, इसलिए माइनस का साइन नहीं आ रहा। लोवेस्ट टेम्परेचर के बाद अब सिर्फ इंक्रीज किया जाएगा, इसलिए प्लस का साइन है।
चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, वी नॉट को यहां ले जाओ, यानी 0 इज इक्वल टू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273। अगर मैं 1 को यहां पे ले आऊं तो t अपॉन 273 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये डिग्री सेल्सियस में होता है, इसकी यूनिट केल्विन में नहीं होती है। अब इसको मैं यहां पे ले आके मल्टीप्लाई करूं तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। यानी जब यहां पे -273 पुट किया जाए तो आपका फाइनल वॉल्यूम 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से प्रूफ होता है एट दिस टेम्परेचर गैस का फाइनल वॉल्यूम 0 होगा। अगर गैस का फाइनल वॉल्यूम 0 है तो दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर, देयरफॉर दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आपके स्कूल के पेपर में मिल जाएगा। और कौन सा चैप्टर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने आप लोगों को एक लिस्ट सेंड कर रखी है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइएगा। चलिए वेल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगली डेफिनेशन बता दूं। बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, नेक्स्ट अगली डेफिनेशन पढ़ानी है गे-लुसेक लॉ। तीसरी डेफिनेशन का नाम है गे-लुसेक लॉ। अब गे-लुसेक लॉ हमें तब अप्लाई करना होता है जब किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट जिस रिएक्शन में होता है उन्हें कहा जाता है आइसोकोरिक रिएक्शन या आइसोकोरिक कंडीशन। जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वहां पे आइसोकोरिक शब्द आता है। अक्सर कहा जाता है कि भैया जो खाना बनाने वाली हमारा गैस होती है वहां पे जो गैस का सिलेंडर रखा होता है एलपीजी का, थोड़ी सावधानी, नहीं ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी गैस लीक हो रही होती है तो यार गैस लीक क्यों हो रही है, आप गैस का सिलेंडर फटाफट चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। वो जो एलपीजी गैस का सिलेंडर है, क्या आप उसे छोटा बड़ा कर सकते हो घर के अंदर? नहीं कर सकते। यानी एलपीजी गैस के सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। अगर एलपीजी गैस के सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक कंडीशन हो गई, यानी गे-लुसेक लॉ अप्लाई हो सकता है। अब मान लो एलपीजी गैस के सिलेंडर को उठा के आपने गर्म होने के लिए रख दिया। आपने एलपीजी गैस का सिलेंडर उठाया और उसे गर्म होने के लिए रख दिया। सिलेंडर गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। अचानक आप देख नहीं पाओगे क्या हुआ, सब तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि गे-लुसेक लॉ अप्लाई हो जाता है। बिकॉज जब सिलेंडर गर्म हो रहा था तो सिलेंडर के अंदर जो गैस थी उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही थी, और जब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती गई तो मॉलिक्यूल बहुत तेज स्पीड से मूव करने लगे। इतनी तेज स्पीड से मूव करने लगे कि मॉलिक्यूल सिलेंडर की दीवारों पर टकराने लगे और प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया और सिलेंडर अचानक बस्ट कर गया। तो गे-लुसेक ने यही बात बोली कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण सिलेंडर फट जाता है, पर वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन है इट स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस at constant volume is directly proportional to temperature। इसके अंदर गैस का मास कांस्टेंट है, मास के साथ साथ वॉल्यूम कांस्टेंट है, दो चीजें कांस्टेंट है, और प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसमें रिलेशन है एट कांस्टेंट मास एंड वॉल्यूम, कांस्टेंट मास एंड वॉल्यूम। जब यहां से प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाया तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू K इंटू टी। अगर मैं T को अपॉन में ले जाऊं तो P बाय टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर P बाय टी कांस्टेंट है तो P1 अपॉन में T1
इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये आ जाएगा, राइट। ये देखो बिल्कुल चार्ल्स लॉ की तरह है ना। चार्ल्स लॉ में यहां वॉल्यूम था, बस इसमें प्रेशर आ गया। चार्ल्स लॉ में V/T था, इसमें P/T हो गया। अब इसके ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे चार्ल्स लॉ के थे। कैसे बनेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ऐसे जाएगा, एंड प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ऐसे भी जाएगा, जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है दिस इज इक्वल टू P नॉट, और इसमें ये टेम्परेचर किसमें? डिग्री सेल्सियस, और ये किसमें? केल्विन। और इसमें भी जब आप इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो जहां पे ये कट करेगा वो -273 डिग्री होगा, क्योंकि जब 0 केल्विन पे गैस का वॉल्यूम 0 है तो गैस का प्रेशर भी तो नहीं होगा ना। 0 केल्विन पे गैस का वॉल्यूम 0 है तो प्रेशर भी 0 होना चाहिए। और तीसरा, अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया P/T एंड प्रेशर, तो ग्राफ बनेगा कांस्टेंट। इसके ग्राफ चार्ल्स लॉ की तरह है, और इसमें भी ये रिलेशन फॉलो होता है, PT इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस माइनस T डिवाइडेड बाय 273। इसमें भी सेम वही फार्मूला फॉलो होता है। तो 3 डेफिनेशन मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाई है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ। तो आपकी जो थर्सडे को 4:30 बजे क्लास होनी थी लाइव, उसे मैं लाइव नहीं ले पाया, उसकी मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है। बच्चों इस रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखना, फिर आपसे अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। गुड नाइट बच्चों।